हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्मा फैक्टर के बारे में। सिग्मा फैक्टर इज आल्सो नोन एज सिग्मा वायरस। इट वाज फाउंड इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला की भी कौन सी स्पीशीज में फाउंड हुआ था? तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर नाम है उस स्पीशीज का जिसके अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। मेलानोगैस्टर लिख लेते हैं। इसके अंदर ये डिस्कवर हुआ था। अब क्योंकि ये इसे फैक्टर या फिर वायरस भी बोलते हैं, तो इसे शॉर्ट में अगर आप लिखोगे तो इसके लिए एब्रिविएशन होती है कैपिटल डी ड्रोसोफिला के लिए, मेलानोगैस्टर के लिए MEL एंड देन सिग्मा वायरस के लिए SV। तो ये इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है। ये होता क्या है? तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये देखा कि एक टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, जिसमें ड्रोसोफिला को एनेस्थीसिया दे रहे थे, मतलब उन्हें बेहोश करने की कोशिश की जा रही थी। और ये चीज देखी कि कुछ जो ड्रोसोफिला की स्पीशीज हैं, कुछ जो मेंबर्स हैं, वो जो हैं वो परमानेंटली पैरालाइज हो जा रहे हैं। तो यहाँ हो क्या रहा था? कुछ स्पीशीज परमानेंटली पैरालाइज हो रही थी और उन्हें वापस से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा पा रहा था। ठीक है। और ये हो कैसे रहा था? तो पैरालिसिस हो रही थी और साथ ही साथ में डेथ भी हो रही थी। तो कुछ मेंबर्स तो मर भी जा रहे थे। कब? जब ये दोनों चीजें जब ही पॉसिबल हो पा रही थी जब एक्सपोजर किया जा रहा था, मतलब ड्रोसोफिला की स्पीशीज को एक्सपोज कर रहे थे टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही ये डेथ या पैरालिसिस हो रही थी। अब इसका रीजन क्या था और सिग्मा फैक्टर होता क्या है? तो ऐसी चीज देखी गई कि कुछ जो ड्रोसोफिला हैं उनके साइटोप्लाज्म में, मेन आपको याद रखना है साइटोप्लाज्म में, देखा गया कि कुछ वायरस की तरह ही कुछ पार्टिकल्स हैं। तो इन्हें पार्टिकल्स पहले सिग्मा पार्टिकल बोला गया था। ठीक है। सिग्मा पार्टिकल, सिग्मा फैक्टर, ये टर्म इनके लिए पहले यूज की गई थी, बट बाद में देखा कि वो एक्चुअल में वायरस ही होते हैं। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस शो कर रहा है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में मैंने एक एग्जांपल भी दिया था सिग्मा फैक्टर का। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस आपको याद रखना है कि सिग्मा फैक्टर उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है कि सिग्मा फैक्टर कैसे आगे वाली जनरेशन में पास हो रहा है या कैसे एक फ्लाई से दूसरे फ्लाई में ट्रांसमिट हो रहा है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है, इसीलिए साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मेनली यहाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है? नेक्स्ट ये कि ये बाय पेरेंटल है। नॉर्मली एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज नोन टू बी यूनिपेरेंटल, बट ये ऐसा केस है जहां पे बाय पेरेंटल कंडीशन है, मतलब बोथ द पेरेंट्स आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग द सिग्मा फैक्टर टू देयर प्रोजेनी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर ही ट्रांसमिट करेगी जैसा कि नॉर्मली होता है, बट फादर जो फ्लाई है वो भी प्रोजेनी में ये कैरेक्टर, ये फैक्टर्स को ट्रांसमिट इजीली कर सकते हैं। तो बाय पेरेंटल मोड ऑफ इनहेरिटेंस आप बोल सकते हो इसे। और बाद में ये चीज भी देखी गई कि सिर्फ ड्रोसोफिला में नहीं, कुछ और डायप्टेरन इंसेक्ट्स में भी, डायप्टेरा से बिलोंग करती है ड्रोसोफिला, तो कुछ डायप्टेरन्स इंसेक्ट्स के अंदर भी ये चीज नोट की गई। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मॉस्किटो के अंदर भी ये चीज नोट की गई, और मॉस्किटो था मेनली क्यूलेक्स। क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है उसके अंदर भी ये चीज नोट की गई। इसके अलावा कुछ और फ्लाइज थी जिसके अंदर ये देखा गया कि सिग्मा फैक्टर पाया जाता है। ठीक है। तो ये वायरस साइज के कुछ पार्टिकल्स थे जिनका नाम सिग्मा रख दिया गया। अब आपको नेक्स्ट चीज क्या याद रखनी है? तो आपको मेनली ये याद रखना है कि इसका वर्टिकल इनहेरिटेंस होता है। वर्टिकल इनहेरिटेंस। वर्टिकल इनहेरिटेंस क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये मेनली पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, यानी वर्टिकली इनका ट्रांसमिशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक फ्लाई से, जैसे मान लो एक फ्लाई ये है, उस फ्लाई से दूसरी फ्लाई ये है अगर, तो उसमें ट्रांसमिट हो जाए। हॉरिजॉन्टल इसका ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है, वर्टिकल ट्रांसमिशन इसका देखा गया है, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ही इसका ट्रांसमिशन मेनली होता है। और ये भी मेनली किसके थ्रू होगा? गैमीट्स के थ्रू होगा, क्योंकि पेरेंट्स के गैमीट्स ही ट्रांसफर होते हैं, जिसमें कि एग एंड स्पर्म आएगा। ठीक है, तो ये चीज देखी गई। CO2 का लेवल होना चाहिए आसपास एनवायरनमेंट में, तभी ये चीज देखी जा सकती है। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है कि एक चीज नोट की गई कि ये जो फीमेल्स वाले हैं, मान लो कि एक फीमेल थी, यानी मेनली मदर, इन मदर से ट्रांसमिट हुआ वो कैरेक्टर डॉटर में। ठीक है, अब ये जो डॉटर आगे ट्रांसमिट करेगी ये कैरेक्टर, इसकी डॉटर को या सन को, किसी को भी ट्रांसमिट करे, यहाँ पे जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है वो हाई होगा, रेट ऑफ ट्रांसमिशन हाई होगा। ये चीज देखी गई कि जब फीमेल यानी मदर से ट्रांसमिट हो रहा था वो कैरेक्टर यानी सिग्मा फैक्टर्स, तब रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा था डॉटर के केस में, बट अगर फादर से ट्रांसमिट हो रहा था तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम था। समझ आई ये वाली चीज? यानी फीमेल्स जो हैं वो ज्यादा साइटोप्लाज्म क्योंकि कंट्रीब्यूट करती हैं प्रोजेनी में, इसीलिए फीमेल के साइटोप्लाज्म में अगर सिग्मा फैक्टर होंगे तो वो ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसफर होंगे डॉटर में, और डॉटर के अंदर फिर रेट ऑफ ट्रांसमिशन एज इट इज हाई हो जाएगा। और इन्हीं को, मतलब जब डॉटर के पास ये कैरेक्टर आ जाता है तो बोला जाता है, उस कैरेक्टर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेबलाइज्ड, यानी वो स्टेबल हो गया है, अब इजीली पास हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, स्टेबलाइज्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अराउंड 100% उसका रेट ऑफ ट्रांसमिशन माना जाता है। बट अगर फादर ने ये कैरेक्टर ट्रांसमिट किया होता तो वो नॉन स्टेबलाइज्ड माना जाता, क्योंकि उसके अंदर अराउंड 80% रेट ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो आप देख सकते हो कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम है जब फादर ट्रांसमिट कर रहे हैं उस कैरेक्टर को, और जब मदर ट्रांसमिट कर रही है तो उसका रेट ऑफ ट्रांसमिशन काफी ज्यादा हाई है, दैट इज 100% है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि पैरालिसिस में कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है मेनली, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो रहा है उन फ्लाइज के अंदर। ठीक है, तो पैरालिसिस कैसे हुआ ये देखा गया कि शायद कुछ डैमेज हुआ है, किसे? ड्रोसोफिला के नर्वस सिस्टम में कुछ डैमेज हुआ होगा, इसीलिए पैरालिसिस हो रही है। तो नर्वस सिस्टम में कुछ डैमेज हो गया है, और डैमेज भी मेनली किस रीजन में है? तो नर्वस सिस्टम के मेनली थोरेसिक गैंग्लिया, इस रीजन में वो डैमेज हुआ है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो रही है। सो दिस मेन रीजन इज द पैरालिसिस सेंटर ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, तो ये चीज देखी गई कि नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, और नर्वस सिस्टम में भी मेनली थोरेसिक गैंग्लिया है जो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, जिसके अंदर डैमेज होने की वजह से वो जो भी स्ट्रेन्स हैं ड्रोसोफिला के, वो सेंसिटिव हो जा रहे हैं टू CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो उन सब स्ट्रेन्स को क्या बोलते हैं? CO2 सेंसिटिव स्ट्रेन्स बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर CO2 की प्रेजेंस में पैरालिसिस हो जाता है। सिर्फ यही था सिग्मा फैक्टर में, इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही पढ़ना था आपको। ये एक डाउट था कृष्ण रूपा तेजा का, आप में से ही एक स्टूडेंट हैं, तो उनका डाउट था, उन्होंने कमेंट की थी कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उन्हें, तो मैंने ये बना दी। अगर आपका भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।